Good afternoon, class 8th. Today we are going to do chapter number 12. Okay, chapter number 11, you will get the PDF notes of that chapter. So today let's start chapter number 12, the national movement. आप लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, the revolt of 1857. So I told you that after that the feeling of the main reason of failure of revolt 1857 was the lackness of nationalism, the feeling of nationalism. So here you know that 1857 के बाद जब 1857 का ब्रूटल सप्रेशन हुआ था, बहुत बुरी तरह से इस चीज़ को दबाया गया था, इस रिवोल्ट को दबाया गया था, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर जो भी इस स्ट्रगल के लिए जितना भी हीरोइक स्ट्रगल किया था लोगों ने, जितने भी लीडर्स ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, वो सब की सब इंडियन पीपल की मेमोरी में फ्रेश रिमेन थी. ठीक है, वो बची हुई थी. ऐसा नहीं था कि वो रिवोल्ट दबा दिया गया था तो लोगों के अंदर वो फीलिंग चली गई थी. लेकिन जिन्होंने हीरोइक स्ट्रगल किया था, उस चीज़ को, उस रिवोल्ट को आगे ले जाने के लिए काम किया था, लोगों के दिमाग में, लोगों के माइंड में वो चीज़ एक फ्रेश मेमोरी की तरह थी. और उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडिया का और इंडियन के जो पॉलिटिकल राइट्स उसका डिनाइल किया गया, रेसर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियंस के साथ, और इनके अलावा बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई, जैसे कि प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में, उसके बाद आर्म्स एक्ट लाया गया 1879 में. इन सब चीज़ों ने इंडियन पीपल के दिमाग में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक फीलिंग को पैदा करने स्टार्ट कर दिया था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुस्सा भरता चला गया था. देन जो भी इसके अलावा जितने भी ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये एक्चुअली इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड कर रहे थे. इसके अलावा इन्होंने रेलवेज़ इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में. ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके खुद के ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए थी. बट इसने एक और काम किया था कि जो इंडिया के जो डिस्टेंट रीजन्स थे वो पास आ गए. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडियोलॉजिकल ग्रोथ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इससे पास आ गई. जो इंडियंस के डिस्टेंट रीजन्स हुआ करते थे वो पास हो गए ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. ओके, एंड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो. सो धीरे धीरे ये क्या हुआ, लोगों के अंदर द रीडिस्कवरी हुई इंडियाज़ की. द रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास कॉन्टिन्यू टू नर्चर होप्स. उनके अंदर ये होप आया, दोबारा से ये उम्मीद जगी कि वो खुद को फॉरेन कंट्रोल से फ्री कर सकते हैं, यानी वो फ्रीडम पा सकते हैं ब्रिटिशर्स से. इसके बाद एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी. इस बिल में एक ऐसा एक कानून आया था, एक बिल आया था. इसमें इंडियन जजेस प्रपोज किया गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस इन द केसेस इन्वॉल्विंग द ब्रिटिश सब्जेक्ट विच वॉज अर्लियर नॉट परमिटेड. अगर ऐसा कोई परमिशन, ऐसा कोई केस आया है जिसमें कि ब्रिटिश सब्जेक्ट होगा, उसमें भी इंडियन जजेस को अपॉइंट किया जाएगा. और इसके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ इस प्रपोज़ल के लिए. जो ब्रिटिश पॉपुलेशन थी इंडिया में, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज़ किया, जिसकी वजह से इस बिल को 1883 में वापस ले लिया गया. जब ये बिल वापस ले लिया गया, ये लॉ वापस ले लिया गया, तो लोगों के अंदर ये एक आई ओपनर की तरह काम किया. लोगों की आंखें खुल गई भाई कि अब हम लोगों को इतना सभी वो लोग, मतलब इंडियंस जजेस को भी वो लोग इज़्ज़त नहीं दे रहे थे. तो now which had so far not doubted the intention of the British people and government in India, क्योंकि जो इंग्लिश एजुकेशन इंडियन मिडिल क्लास थी, उनको ब्रिटिशर्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव था कि वो उसकी जस्टिस पे बिलीव किया करते थे. लेकिन इस बिल के वापस होने के बाद उनकी ये चीज़, ये जो उनकी गलत फहमी थी वो दूर हो गई. नाउ दिस इंडियंस ऑल्सो सर्व टू इंटेंसिफाई द नेशनलिज्म फीलिंग अमंग द इंडियन पीपल. और इस बिल के पास वापस लेने के बाद इंडियन पीपल के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई. नाउ अभी जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी धीरे धीरे लोगों के अंदर वो बढ़ती ही जा रही थी. और इन चीज़ में न्यूज़पेपर्स ने बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन किया हुआ था. ठीक है, न्यूज़पेपर्स इस बारे में लोगों के अंदर न्यू फीलिंग्स, न्यू जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी इंडियन पीपल के अंदर, इनमें न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था. और इसके अलावा कुछ एसोसिएशंस भी बनाए गए थे, जिसमें ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन 1866 ये दादा भाई नौरोजी ने ऑर्गेनाइज़ किया था. ठीक है, इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा, जिसे जस्टिस राणा डे ने लॉन्च किया था. देन ये सारी एसोसिएशन बनी किस लिए,
लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा, मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सारी एसोसिएशन धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबल हुई जो कि इंडियन पीपल के अंदर नेशनल अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, क्रिएटिंग अ नेशनल अवेकनिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर और इस तरह की जो एसोसिएशन तैयार हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इसके लिए। अभी आप देख रहे हो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ग्रोथ हो रही है नेशनलिज्म की। अभी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, इसका फाउंडर थे वो एक इंडियन नहीं थे, A.O. ह्यूम थे, ठीक है, और 1885 में इसको फाउंड किया गया, इसको बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। एंड इसका जो सेशन हुआ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था? द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द अर्ज ऑफ द पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। इसका फर्स्ट जो सेशन था वो बाय ये हेड W.C. बैनर्जी के अंडर कंट्रोल में हुआ था ये, ठीक है, वो हेड थे इसके। नाउ इसमें आपने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन उसको जो फाउंडर हैं वो एक ब्रिटिश थे, A.O. ह्यूम, ठीक है। तो उनका मेन जो मोटो था, जो मोटिव था इसके पीछे, वो ये था कि एक्चुअली उस वक्त बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फैल रहा था लोगों के बीच, लोग बहुत अनसेटिस्फाइड थे ब्रिटिश पॉलिसीज से। तो वो एक ऐसा, लोगों का ये कहना है, वो क्योंकि वो एक उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड की, तो लोगों का यह कहना था कि ये इन्होंने एक सेफ्टी वॉल तैयार किया था, या सेफ आउटलेट आप बोल सकते हो, क्योंकि जिस तरह से डिसकंटेंट एजुकेटेड इंडियंस के बीच फैल रहा था, वो चाहते थे कि ये चीज़ को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल पीपल, इंडियन नेशनल जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे वो पेजेंट्स के साथ मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ी एक पब्लिक राइजिंग हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि रिवॉल्ट 1857 में हुआ था। तो ये चीज़ जो भी हो, ये ऐसा कहा जाता है, इसलिए इस चीज़ को स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद भी जो A.O. ह्यूम का इन्वॉल्वमेंट था वो ना सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं था, बल्कि ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मोर नोबल सेंटिमेंट्स, ओके, एंड ही हैड सिंसियर लव फॉर इंडिया। वो सिंसियर लव फॉर इंडिया ने पुअर कल्टिवेटर्स के लिए, उनके लिए सिंसियर लव था। अभी यहाँ पे जो कांग्रेस बनी थी उसको एक एज अ मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेन रूल, मतलब वो एक एज अ मूवमेंट काम कर रही थी, ना कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो अभी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसका नहीं हो गया था, अभी ये एज अ मूवमेंट काम कर रही थी कांग्रेस। सो इन 1886 में इसके जो मेंबर्स थे वो 436 तक बढ़ गए हैं, क्योंकि इंडिया के काफ़ी दूर दूर से जितने भी स्टेट्स थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आके मतलब कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ओके। ना ओके, अभी अर्ली और मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसा था? स्टार्टिंग में इसमें जितने भी लीडर्स हुआ करते थे, मीन्स अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ, इसमें लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टीचर्स एंड लैंडलॉर्ड्स थे। सो इन द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया वॉज गाइडेड बाई लीडर्स हु वर कॉल्ड मॉडरेट। जो अर्ली नेशनल मूवमेंट हुआ था वो जिन लीडर्स के थ्रू गाइड किया गया था उन्हें मॉडरेट कहा गया था। और ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, and they believe that the grievances of the Indian people would be gradually redressed by the government if the Indian leaders succeeded in drawing the attention of the British government towards the misery of the Indians, okay। और जो ग्रेट प्रेसिडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ ग्रेट प्रेसिडेंट्स थे अर्ली ईयर्स में, उनमें दादा भाई नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस एंड गोपाल कृष्ण गोखले फेमस है, ओके। तो ये अर्ली फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, गोपाल कृष्ण गोखले जी की फोटोज़ है, पिक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी भी हैं, ठीक है ना।
द रेडिकल फेस इन द कांग्रेस। अभी कांग्रेस में अभी अर्ली टाइम्स और उसके बाद जो चीज़ें थी वो सब तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अभी रेडिकल फेज स्टार्ट हो गया था कांग्रेस में। अराउंड 1905 द कांग्रेस बिकेम डोमिनेटेड बाय मोर असर्टिव एंड रेडिकल लीडर्स। ठीक है, अब इसमें मॉडरेट लीडर्स थे, लेकिन अभी 1905 में इसमें मोर असर्टिव रेडिकल लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय हु ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी मॉडरेट जो लीडर्स थे वो तो उनको ब्रिटिश जस्टिस पे बिलीव था, लेकिन ये लीडर्स ऐसे थे रेडिकल लीडर्स जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ की ओपनली क्रिटिसाइज़ करते थे उसको। ठीक है, उनको जो नहीं समझ में आता था, उनको नहीं पसंद आता तो वो ओपनली क्रिटिसाइज़ किया करते थे। एंड किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते थे? क्योंकि जो कुछ भी डिमांड्स कांग्रेस ने उनसे की थी इतने टाइम से, उस चीज़ को वो पूरा नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स। एंड दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द मॉडरेट लीडर्स। उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसीज़ की क्रिटिसाइज़ करते थे, बल्कि वो मॉडरेट लीडर्स को भी क्रिटिसाइज़ करते थे कि वाई दे आर हैविंग दिस मच फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। मीन्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे कुडंट अंडरस्टैंड वाई द मॉडरेट लीडर्स हैव दिस मच faith in British justice. And there was a wide divergence between the views of radicals and the moderates on the means to achieve political rights. और जब एक दूसरे को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे तो इन दोनों के जो मतलब मॉडरेट लीडर्स और जो रेडिकल लीडर्स थे इनके बीच काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जो थे वो डाइवर्ज थे। ठीक है, डाइवर्स थे इन लोगों के व्यूज़। एंड इनके जो मीन्स थे वो भी मीन्स they thought that these rights could not be won by persuasion and petition but only by putting strong pressure on the government। क्योंकि जो रेडिकल ग्रुप था वो चाहते थे कि गवर्नमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए गवर्नमेंट को, ताकि उनकी मांगों को माना जा सके। लेकिन जो मॉडरेट थे वो 3 चीज़ों पे बिलीव करते थे कि प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। मतलब वो पिटिशन डालेंगे, फिर उनसे प्रेयर करेंगे, लेकिन जो रेडिकल ग्रुप था वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था, इसीलिए वो मॉडरेट लीडर्स को भी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। द रेडिकल लीडरशिप ट्राई टू इंस्पायर एंड मोबिलाइज द मास सपोर्ट बाय रिवाइविंग द हिंदू फेस्टिवल्स ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। आप लोग को मालूम है कि मुंबई में गणेश चतुर्थी जो गणपति मनाया जाता है बहुत ज़्यादा ही इंथुसियाज्म के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग की गई थी नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। जो रेडिकल लीडरशिप थे इन्होंने स्टार्ट किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके इंडियन पीपल के थ्रू। उन्होंने हिंदू फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी और शिवाजी मनाना स्टार्ट किया महाराष्ट्र में, सो दैट दे कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन पीपल। ओके, सो ये था अर्ली फेज कांग्रेस का। अभी हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, द स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन ये ही केम टू इंडिया एज न्यू वायसरॉय इन दिसंबर 1898 में। लॉर्ड कर्जन नाम के एक वायसरॉय एक आए जो कि इंडियन वायसरॉय थे। ठीक है, हिज नेम वाज लॉर्ड कर्जन एंड ही डिड इट बेस्ट टू सप्रेस द राइज ऑफ रेडिकलिज्म इन द कांग्रेस। और उन्होंने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो रेडिकलिज्म चल रही थी उस चीज़ को दबाने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मेजर अंडरटेकन बाय लॉर्ड कर्जन वाज टू पार्टीशन इन बंगाल 1905। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि सबसे पहले बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल इस नाम से फेमस है, ये हिंदी में इसको बंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंटली लार्जर पॉपुलेशन थी एंड द ईस्टर्न रीजन वाज थॉट टू बी नेग्लेक्टेड एंड अंडर गवर्न बाय स्प्लिटिंग द प्रोविंस एंड इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी एस्टैब्लिश इन द ईस्ट वेयर सब्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन वुड बेनिफिट फ्रॉम न्यू स्कूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो बंगाल के जो एजुकेटेड हिंदूज थे, ठीक है, जो एजुकेटेड बंगाली हिंदूज थे, उन्होंने दे फेल्ड दैट कि ये एक डेलिबरेटली किया गया काम था, दैट डेलिबरेटली ब्लो इन्फ्लेक्टेड बाय कर्जन एट द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोइंग सॉलिडेरिटी ऑफ द बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन। उन्होंने इसके लिए कंप्लेन भी की। दे कंप्लेन दैट इट वॉज अ वेल्ड अटेम्प्ट बाय कर्जन टू स्ट्रैंगल द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। ठीक है, वो इसलिए भी किया गया था ताकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी बंगाल में उसको भी ये बांट दिया जाए। देन द इंडियन एंड स्पेशली द बंगाली प्रेस अपोज द पार्टीशन
इंडियंस ने इसका अपोज किया, जो बंगाली प्रेस थी उन्होंने इस पार्टीशन को भी अपोज किया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एंड द ब्रिटिश प्रेस, द एंग्लो इंडियन प्रेस एंड इवन सम एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अपोज द इंटेंडेड मेजर। और यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रेस ने भी, एंड एंग्लो इंडियन प्रेस और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को अपोज किया, ना सिर्फ इंडियंस बल्कि इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अपोज द इंटेंडेड मेजर्स। ओके, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उन्होंने इस चीज़ को देखा, कैसे देखा, इट वॉज अटेम्प्ट लाइक डिवाइड एंड रूल। ठीक है, आप सबको मालूम है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल कैसे किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने आते ही ये काम कर दिया था, डिवाइड एंड रूल किया था, एंड एज अ प्रूफ ऑफ द गवर्नमेंट्स विंडिक्टिविटी एंड एंटीपैथी टूवर्ड्स द आउटस्पोकन इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल। मतलब अब डिवाइड करो और रूल करो, दो हिस्से को बांट दो, दोनों आपस में कोई कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दोनों के बीच नाराज़गी पैदा कर दीजिए, तो कहाँ से यूनिटी आएगी, कहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी। देन एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मास मीटिंग। ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारी मीटिंग वगैरह हुई, मास मीटिंग्स हुई, रूरल अनरेस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट टू बॉयकॉट द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। स्वदेशी एंड बैकवर्ड वर द ट्विन वेपन्स ऑफ दिस नेशनलिज्म एंड स्वराज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो ये क्या था, ये इन लोगों ने कहा कि डिवाइड एंड रूल करो, लेकिन इसके अगेंस्ट इंडियन पीपल भी आके खड़े हो गए, उन्होंने इसके लिए बैकआउट कर दिया। स्वदेशी सामान यूज़ करने की बात की गई, यानी कि जो द थिंग्स विच वर मेड इन इंडिया ओनली। और स्वदेशी एंड बैकआउट ये दो वेपन्स थे उस वक्त जो नेशनलिज्म और स्वराज के लिए थे। ठीक है, स्वराज क्या है? स्वराज फर्स्ट मेंशन इज द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द, इट इज़ दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में सेशन के वक्त कैलकाटा सेशन में बोला था इसको स्वराज। ठीक है, स्वराज मीन्स अपना राज। सो फाइनली ड्यू टू ग्रेट पॉपुलर एगिटेशन, बहुत ज़्यादा ही इसका अपोज किया गया। बंगाल जो डिवाइड कर दिया गया था, पार्टीशन कर दिया गया था बंगाल का, उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा ही इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और अगेन इसके रिजल्ट में क्या हुआ, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुअल्ड इन 1911। उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया और ये जो पार्टीशन किया गया था उसको एक कर दिया गया 1911 में। And that the Swadeshi and Boycott movement drew the masses in the movement for Swaraj, especially in the urban areas. स्वदेशी और जो बैकवर्ड मूवमेंट था वो अर्बन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। ओके, सो अभी आपने पढ़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल।